हेलो एवरीवन, वाईएसआर साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो जिस टॉपिक के मैंने आपसे बात की थी मेरे प्यारे बच्चों, यही है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको समझ जाता है तो इसके बाद वाला अगला जो प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, वो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आपको एक मजे की बात बताऊं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आइसो का मतलब होता है वो होता है सेम। आइसो मतलब सेम, ठीक है, और थर्मल माने टेम्परेचर। यही आप लोग बाकी में भी समझ सकते हो, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट होता है, मतलब कि मैं हर टाइम अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं कंटिन्यूस अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने वाला हूं। बट मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखना होगा, कि ये जो हीट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रखे। सॉरी, यहां पर टेम्परेचर क्या हो, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मतलब कि मैं क्या बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो हो। मतलब इसका जो चेंज इन टेम्परेचर हो वो क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, वो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो। समझ गए, टेम्परेचर चेंज ही ना हो रहा हो। बट एक बात बताओ यार आप लोग, क्या ऐसा, अगर आप लोग कॉमन सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है यार, मैं कंटिन्यूअस अपने सिस्टम को हीट दिए जा रहा हूं, फिर भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेम्परेचर बढ़े ना? डेफिनेटली यार, कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं जब इसको हीट दूंगा डी क्यूब, तो ये उसको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली है। जो अंदर जो भी गैस मटेरियल वगैरह जो भी है, यहाँ पे तो वैसे गैस है, ठीक है, वो उसको किस में यूज यहाँ पे करेगी, या तो वर्क डन में, या तो अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज करने में, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और एक बात मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि इंटरनल एनर्जी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा ना मेरे प्यारे भाई। देख रहे हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, और अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो जीरो होगी। समझे कि नहीं समझे? अगर मेरा dt जीरो है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, इसके लिए मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा du भी तो जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो भाई साहब की एनर्जी कहां से इंक्रीज होगी, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जो भी, चेंज कहां से होगी, चेंज ही नहीं होगी। तो dt भी जीरो, du भी जीरो। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहां पर जो हीट एनर्जी में प्रोवाइड किए जा रहा हूं, ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, अब ध्यान से देखना कि अगर मैं अपने कॉमन सेंस की बात देखूं तो मेरे भाई du को मुझे जीरो करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, अगर du नहीं निकलेगा तो dt का जीरो बोल के मेरे को मतलब नहीं है। dt जीरो है तो du को जीरो बनना ही पड़ेगा अपने आप। तो मैं क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे भाई, dq किसके बराबर है, dq बराबर है वर्क डन के। dq किसके बराबर है, dq बराबर है वर्क डन के। मतलब मैं जितनी भी हीट एनर्जी दूं वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में, वो पूरी की पूरी यूज हो जाए वर्क डन में। बट ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होना चाहिए, सपोज करो फॉर एग्जांपल, ये मेरा बॉटल है, मैंने इसको अपने हाथ के ऊपर रखा, ठीक है, इसके ऊपर नीचे से क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और ये ऊपर अपना एक फोर्स लगा रहा होगा इसको अपोज करने के लिए। बट एक बात बताओ यार, मैं एकदम स्लो प्रोसेस मान के रखता हूं कि एकदम नेग्लिजिबल की जो मोशन दिखाई भी नहीं देगा, क्या ये धीरे 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 नीचे नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। एकदम स्लो प्रोसेस, मान लो वो प्रोसेस इतना स्लो है, मैं इसको जो हीट एनर्जी दिए जा रहा हूं
मैं जो इसको हीट एनर्जी दिए जा रहा हूं वो एक कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, मैं हीट एनर्जी बढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं एक कांस्टेंट रेट पे दिए जा रहा हूं हीट एनर्जी, ठीक है, मैं हीट एनर्जी एक कांस्टेंट रेट पे दिए जा रहा हूं, उसी हीट एनर्जी को एकदम स्लो प्रोसेस, एकदम स्लो, उसी हीट एनर्जी को अंदर का जो मटेरियल है, गैस है, वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको यूज कर ले रहा है, वो उसको यूज कर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंडक्शन देखा हो, ठीक है, अगर आपने इंडक्शन देखा हो तो जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन रहते हैं, आप उसके ऊपर पानी बॉईल होने के लिए रख दो, ठीक है, आप वहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हो, कि आपने टेम्परेचर क्या किया, कांस्टेंट रख दिया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो ऊपर सिस्टम में क्या हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, ओके। अब जब पानी बॉईल हो रहा होता है तो डेफिनेटली यार पानी, अगर पानी मेरा वहां पे क्या हो रहा है, मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा है, तो पानी का टेम्परेचर वहां पे, पानी का टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर राइज होगा, पानी का टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन वो उसकी जो हीट एनर्जी है, सॉरी, जो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, हीट एनर्जी, वर्क डन करने के बाद में सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, समझ गए। तो ये प्रोसेस होता है उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का। अगर और डीप में देखा जाए तो बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं जिससे हम लोग अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे हम लोग अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रूप में मेंटेन रख सकते हैं। बट आपको अभी सिर्फ इतना एक बात अपने दिमाग में स्टोर करके रखनी है, कौन सी मालूम है, कि आप जो वर्क डन, सॉरी, आपने जो हीट एनर्जी दिया होगा वो यूज हो गई होगी वर्क डन में, बट ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, बट ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, इसलिए हम लोग अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते, क्योंकि मैंने हीट एनर्जी दिया, उसने वर्क डन में यूज किया, मैंने दिया उसने यूज किया, मैंने दिया उसने यूज किया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और dt मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dt मेरा 0 होगा। अब देखो, अब अगर इसके बारे में आपको और डीप में पढ़ना हो, ठीक है, कि भाई मेरे एकदम डीप में जाके पढ़ना है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारे के सारे आइसोबारिक प्रोसेस कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के बाकी सारी चीजें कैसे चेंज होती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के बाकी सारी चीजों में चेंजेस कैसे होते हैं, तो आपको इसके बाद में ना ग्रेजुएशन में थर्मोडायनेमिक्स का एक स्पेशल सब्जेक्ट ही है, समझ गए। इनकेस अगर आप लोग फिजिक्स सब्जेक्ट से स्पेशल कोर्स करोगे तो ये आपको एक स्पेशल ब्रांच ही है वहां पे आपकी, ठीक है, तो वहां पे आपको तो और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और एकदम अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ही स्लो होता है बच्चों, तो इसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। हीट फ्लो विद वेरी स्मॉल अमाउंट, हीट का फ्लो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, और ये आइडियल गैस के लिए होता है। और यहाँ पर पीवी क्या होता है, अपना पीवी कांस्टेंट होता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे होता है। इतना समझा आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो यार डाउट रहेगा तो पूछो, प्लीज पूछो डाउट आपको, ठीक है। चलिए यहां पे स्टेटमेंट देख लो आप लोग, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ सिस्टम in which the temperature remains constant delta T is 0। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो वर्क आ गया, कोई नहीं, आगे जाते हैं। चलिए देखिए यहां पर मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, और अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आई कैन से दैट PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, N डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, वहीं R अपना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आपका टेम्परेचर को भी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया है मेरे भाई। ये तीनों के तीनों तो कांस्टेंट हो गए किसी भी गैस के लिए। मान लो एक आइडियल गैस लिया गया है भाई, उसके अंदर भी तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही होंगे, इनफिनिट थोड़ी होंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पीवी इक्वल्स टू, तीनों टर्म क्या हो गए, तीनों टर्म हो गए कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, पीवी मेरे को मिलने वाला है कांस्टेंट। और अगर मुझे पीवी कांस्टेंट मिल रहा है तो ध्यान से देखो यार, पीवी कांस्टेंट मिलने का मतलब क्या है,
P is inversely proportional to volume, P is inversely proportional to volume। और यहां पर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पीछे ही मिल गया अपने को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो एक बात बताओ, P1 बाय P2 इक्वल्स टू V2 बाय V1 का रेशियो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना मेरे प्यारे भाई, मिल जाएगा ना। बस ये भी आपको ध्यान में रखना है फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ग्राफ पे अभी नहीं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने के बाद जाएंगे हम लोग ग्राफ पे, या फिर चलो लेके ही चल देता हूं आपको, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। क्या मिल गया मेरे को, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मिल गया मेरे को। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर आपको मेरा बेसिक मैथ्स वाला बेसिक ग्राफ का वीडियो याद होगा, और अगर नहीं याद है तो जाके देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा होता है। देखिए ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, और इसका ग्राफ कैसा होता है मालूम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपका ऐसा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपका ऐसा होगा, यार ढंग से बनाता हूं थोड़ा। चलिए, ये जो ग्राफ है, वैसे तो इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इनवर्स के ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। बट अपने इस केस में इस कर्व का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस कर्व का नाम होगा आइसोथर्मल कर्व। क्या नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल कर्व। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद कीजिए, जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर, जहां पे मैंने आपको एरिया अंडर द पीवी कर्व सिखाया था, तो क्या वो एरिया अंडर पीवी कर्व मेरा क्या वर्क डन नहीं था। अब एक बात बताओ यार, रुक जाओ, ध्यान से देखो आप लोग कि यहां पर इसके अंडर और यहां पर इसके अंडर, ठीक है, इसके अंडर क्या मुझे ये जो एरिया होगा, क्या ये मेरा वर्क डन नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, क्या ये मेरा वर्क डन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब मेन मुद्दा ये है, ये वर्क डन निकाले कैसे हम लोग। एक बेसिक बात मुझे क्या पता मालूम है, एक बेसिक बात मुझे ये पता है कि अगर मुझे ये पता हो कि मुझे हीट एनर्जी कितनी मिली है, तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dW प्लस du होगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ध्यान दो, अभी यहां पर मेरा dt जीरो है, मेरा dt जीरो है, dt जीरो है, दैट्स वाई मेरा du भी जीरो है। तो du तो जीरो हो गया, मतलब मैंने जितनी हीट दी वो पूरी की पूरी मेरी वर्क डन हो गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक तो ये हो गया, बट अपने को दूसरा भी तो चाहिए, क्या पता नहीं दिया हो कुछ, क्या पता मेरे को प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, उससे तो वैल्यू निकलनी चाहिए ना, तो वही चाहिए बस। चलिए निकालते हैं, आइए। तो मुझे इस वर्क डन का वैल्यू निकालना है। ये ना कोई प्रॉपर शेप है ना कुछ है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, ये कुछ तो है, बस वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आइए इसका वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका निकालते हैं हम लोग। चलिए, कॉपी दिस स्लाइड, ठीक है, कॉपी नहीं करते क्योंकि आगे हमने लिख के रखा है ना, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए कोई नहीं, शिफ्ट कर देंगे उसको। आइए, तो इन सबको हटाइए मेरे प्यारे भाई, आइए इन सबको भी हटाइए। चलिए,
ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, तो आपके लिए हम चलिए ये हमें क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये डेरिवेशन ध्यान से देखना, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, सेम डेरिवेशन थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पे आपने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिया था कि गैस पे कितना वर्क हुआ है, तो ये नेगेटिव मिला था। बट हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वर्क ऑन दी गैस। ठीक है, तुम्हें भी यहाँ पे ये पॉजिटिव मिलेगा। समझ गए आप लोग? ये वर्क डन तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वही फॉर्मूला जो हमको जो वहां पे मिला था वो यहाँ पे मिलेगा, 2.303 इंटू एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाय V1 विद द बेस 10। ठीक है, चलिए तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, dq इक्वल्स टू dw प्लस du। देखिए अभी यहां पर du तो निकल चुका है, क्यों, as dt is 0 then du is also become 0 because temperature constant है, तो change in temperature 0, तो change in internal energy 0। तो dq इक्वल्स टू क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को dw मिल गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं? अब मुझे यही तो निकालना है, बिल्कुल dw ही निकालना है मुझे। और मेरा dw क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है pdv। क्या होता है, pdv होता है। चलो इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर, dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv। अब एक बात बताओ यार, आपने इंटीग्रेट किया आपने यहाँ पर, प्रेशर इज ऑल्सो वेरिएबल है, वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरिएबल, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्या वॉल्यूम प्रेशर को इंटीग्रेट कर पाएगा? भाई ये पीवी बना सकता है इसको, तो मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा अपने पहले वाले में, इसको दूसरे एंगल से सॉल्व करना होगा। प्रेशर को रिप्लेस करो यहां पर, क्योंकि डीवी तो एज अ ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसको मैं चेंज नहीं करने वाला। तो मेरे को पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, तो यहां से प्रेशर क्या मिल जाएगा मेरे को, प्रेशर मेरे को मिल जाएगा nRT बाय V, प्रेशर मेरे को मिल जाएगा nRT बाय V। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाय V इंटू dV। V के लिए V मिल गया, बस भाई रब ने मिला दी जोड़ी। चलिए फिर अब क्या करना है, एनआरटी तो कांस्टेंट है, भाई को कांस्टेंट बैठा तो बाहर यार, एनआरटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v इंटू dv। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dw। नाउ अब बारी है लिमिट पुट करने की। ध्यान देना, जब वो इनिशियल वॉल्यूम पे था, v1 मान लेता हूं मैं इनिशियल वॉल्यूम, इसको v1 से v2। ठीक है, जब वो इनिशियल वॉल्यूम पे था मेरे प्यारे भाई, तब वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ था। बट जब वो फाइनल वॉल्यूम पे गया तो वर्क डन क्या हो गया, W हो गया। जब वो यहां था तो कुछ नहीं था, जब वो ऐसे ऐसे गया तभी तो उसने एरिया लिया। ठीक है, एरिया बनाते हुए अच्छे से निकल गया मक्खन जैसा एकदम। चलिए अभी तो इसका इंटीग्रेशन तो W मिल जाएगा। 1 बाय v का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, इट इज नथिंग बट ln x। बट यहाँ पे इसको हम लोग log विद द बेस e ऑफ x भी लिखते हैं। ठीक है, ln को log विद द बेस e भी लिखा जाता है। एक और बात, जब log विद द बेस e को log नहीं आता नहीं आता वो बात की बात है, इसको सीधा आपको याद करना है। समझ गए? आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता बायो वाले बच्चों, पीसीबी वाले बच्चों, तो सीधा इसको रिमेंबर कर लो। समझ गए? बेसिक मैथ्स इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर 11th में वही था, मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर log e विद द बेस x, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसको log विद द बेस 10 में चेंज करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2.303 log विद द बेस 10 x बन जाएगा आपका। समझिएगा, log का बेस क्या होगा, x 10 से रिप्लेस होगा, बस आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चीजें ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या होगा मेरा nRT होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं ln भी लिख सकता हूँ, बट मैं log के साथ में जाना प्रीफर करूंगा। log विद द बेस e वॉल्यूम v1 से v2। अब बारी है लिमिट पुट करने की। लिमिट कैसे पुट होगा मेरे भाई, फाइनल लिमिट माइनस
इनिशियल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे मिल जाएगा लॉग विद द बेस ई v2 माइनस लॉग विद द बेस ई v1। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। लॉग ए माइनस लॉग बी आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों लॉग ऑफ ए बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एनआरटी इंटू लॉग ऑफ v2 बाय v1 विद द बेस e। समझ गए, विद द बेस e, यहाँ पे लिख लो यार वरना डाउट में रहोगे सर क्या लिख दियो। और जब मैं बेस e को log 10 से सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2.303 का क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म आएगा, log विद द बेस 10, log विद द बेस 10 v2 बाय v1, क्या मिल गया मेरे को, ये वर्क डन मिल गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। चलिए क्लियर एकदम मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए एकदम मक्खन जैसा। चलिए क्लियर एकदम क्लीन शीट। एक बात बताइए, इस v2 बाई v1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इस v2 बाई v1 को मैं p1 बाई p2 से भी रिप्लेस कर सकता हूं। चलो फिर रिप्लेस कर देते हैं, और मैं लिख के, और वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 log विद बेस 10 p1 बाय p2। ठीक है प्यारे बच्चों, p1 बाय p2। चलो नोट डाउन कर लो यार एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो एकदम। चलिए बढ़िया है एकदम, समझ गए, कोई परेशानी आपको नहीं है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है अपना, अरे ये तो अपना हो गया ना, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ग्राफ्स पे हम लोग जाएंगे। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ना यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा के रखे हुए अच्छे खासे। एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना एडियाबैटिक प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर हम लोग केवल आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर सिर्फ इस पे ही एंड करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है एंट्रेंस में, और बोर्ड में भी डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं कि वर्क डन निकालो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बट मेरी इच्छा है कि अगर आपको ग्राफ का सवाल आता है तो आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग एमएसटी सीटी दोगे, सीयूईटी दोगे, बहुत सारे पेपर्स दोगे आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। क्योंकि अगर आप ग्राफ का लेक्चर लेने गए इसका, तो मे भी लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आइसोथर्मल के ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना रिवाइज करके आना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस भी फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।